कहानी की शुरुआत में हम रिचर्ड फिलिप्स से मिलते हैं, जो एक शांत और तजुर्बेकार कार्गो शिप के कप्तान हैं। एक और लंबी यात्रा पर निकलने से पहले वो अपने परिवार से विदाई लेते हैं। वो कई सालों से इन खतरनाक रास्तों पर जहाज चला रहे हैं। उन्हें पता है कि अब इंडियन ओशन सिर्फ तूफानों या मौसम की बात नहीं रही, अब यहाँ जलदस्यु राज करते हैं। पोर्ट की तरफ जाते वक्त वो अपनी टीम से बात करते हैं कि दुनिया का शिपिंग सिस्टम कैसे चलता है, रास्ते कितने खतरनाक हो चुके हैं और कैसे क्रू को सिर्फ अनुशासन और सही टाइमिंग पर ही भरोसा करके जीना पड़ता है। उनके लिए तो ये बस एक और नौकरी है। अब कहानी मुड़ती है अब्दू अली मूसे की तरफ। सोमालिया के तट के पास एक सूखी टूटी फूटी जमीन पर उसकी जिंदगी बिल्कुल उलट है। न कोई पक्की नौकरी, न सुरक्षा, न भविष्य। वो एक गरीब तटीय गांव में रहता है जहां मछली पकड़ने का धंधा खत्म हो चुका है, पैसे की किल्लत है और जिंदा रहने का रास्ता सिर्फ अपराध ही बचा है। उसके आसपास के लड़के किताबों की जगह बंदूकें उठाते हैं, वॉरलॉर्ड्स पूरे तट को कंट्रोल करते हैं और वहाँ पायरेसी ही सबसे तेज कमाई का तरीका है, क्योंकि कानूनी काम लगभग है ही नहीं। मूसे को किसी अमीर अपराधी की तरह नहीं दिखाया गया। वो मजबूर है, गुस्से में है, इज्जत की भूख है। उस पर स्थानीय नेताओं का दबाव है कि वो फिरौती का पैसा लाए। अगर वो फेल हुआ तो वो किसी के लिए कुछ नहीं। इसलिए वो कुछ गरीब लड़कों को इकट्ठा करता है, उन्हें हथियार देता है, स्पीड बोट पर चढ़ाता है और खुली समुद्र की तरफ निकल पड़ता है। इधर जहाज पर रिचर्ड रूटीन मोड से अलर्ट मोड में जाता है। वो अपने असिस्टेंट शेन मर्फी को पूरी सिक्योरिटी चेक और एक जल्दी से मॉक ड्रिल करने को कहता है। इंजन रूम बंद कर दिया जाता है, हर कोई अपनी पोजीशन ले लेता है। तभी रडार पर मूवमेंट दिखता है। दो छोटी नावें तेज रफ्तार से आती दिखाई देती हैं। शुरुआत में वो कुछ भी हो सकती थी, मछली पकड़ने वाली नावें, लोकल ट्रैफिक। कंफर्म करने के लिए कप्तान जहाज का रूट 5 डिग्री बदलते हैं। नावें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। अब वो समझ जाते हैं। वो मैरीटाइम सिक्योरिटी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो पर सिर्फ शोर आता है। वो स्पीड मैनेजर माइक पेरी को जहाज की स्पीड बढ़ाने का आदेश देते हैं। इंजन जोर लगाते हैं, जहाज थोड़ी रफ्तार पकड़ता है। कुछ देर ऐसा लगता है कि दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं, नावें और पास आती जाती हैं। अब वे 1 मील से भी कम हैं। कोई मदद नहीं मिल रही तो कप्तान आखिरी कोशिश करते हैं। रेडियो उठाकर वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई नेवी ऑफिसर हो और चेतावनी देते हैं कि मिलिट्री फोर्स आ रही है और नावों को ट्रैक किया जा रहा है। एक नाव डर जाती है, उसका ड्राइवर घबरा कर वापस मुड़ जाता है, लेकिन आगे वाले नाव में मूसे है। वो चेतावनी सुनता है लेकिन अनदेखा कर देता है। कप्तान जहाज को फुल स्पीड पर ले जाने का आदेश देते हैं। जहाज पूरी ताकत से दौड़ता है, थोड़ा गैप बढ़ता है, नाव का इंजन हिलने लगता है, फिर उसका इंजन बंद पड़ जाता है। कार्गो शिप आगे निकल जाता है और छोटी नाव खुली समुद्र में छूट जाती है। रात जहाज पर उतरती है, अंदर तनाव बढ़ जाता है। क्रू ने नावें देखी थी, उन्हें पता है कितने करीब थे। आवाजें उठती हैं। कुछ क्रू मेंबर खुले में कप्तान पर सवाल उठाते हैं। कप्तान बिना गुस्सा किए सबकी बातें सुनते हैं, फिर साफ जवाब देते हैं। इन पानियों में हर 300 मील पर नए पायरेट ग्रुप मिल जाएंगे। वापस लौटना मतलब वही खतरा बार बार झेलना। रुकना भी विकल्प नहीं, इंतजार करना भी नहीं। अगर कोई जहाज छोड़ना चाहता है वो अभी चला जाए। कोई नहीं हिलता। जहाज अंधेरे में आगे बढ़ता रहता है। उधर समुद्र में टूटी फूटी नाव पर पायरेट फिर इकट्ठा होते हैं, पीछा याद करके बहस करते हैं। मूसे और उसके एक आदमी में लड़ाई हो जाती है। सुबह तक एक आदमी मारा जाता है। मूसे वापस नहीं मुड़ता। अगले दिन जहाज पर तनाव और भारी है। शेन कप्तान को बताता है कि वही पायरेट फिर लौट आए हैं, इस बार और करीब से। अब उनके पास 2 अच्छे इंजन हैं और एक स्टील की सीढ़ी। वे चढ़ने के लिए तैयार हैं। कप्तान तुरंत सब क्रू को इंजन रूम में जाने का आदेश देते हैं, जो जहाज का सबसे सुरक्षित हिस्सा है। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस बार वो नेवी को दोबारा कॉल करते हैं। इस बार कॉल लग जाती है। उनकी लोकेशन रिकॉर्ड होती है। मामला ऑफिशियल हो जाता है। मदद आ रही है लेकिन बहुत धीमी। पायरेट जहाज तक पहुंच जाते हैं। कप्तान वाटर होज और तेज मोड़ लेकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नए इंजन उन्हें पहले से ज्यादा ताकत दे रहे हैं। सीढ़ी जहाज से लॉक हो जाती है। एक एक कर हथियार बंद लोग ऊपर चढ़ते हैं। जहाज हाईजैक हो जाता है। कप्तान उनके सामने खड़े होते हैं, जानते हुए कि अब आगे क्या होने वाला है। वक्त खरीदने के लिए वो कहते हैं कि जहाज पर नकद है $30,000। वो ऑफर करते हैं कि वो पैसे दे देंगे, बस क्रू को कुछ ना हो। मुंह से पैसे ठुकरा देता है। उसे पूरा जहाज चाहिए। वो पूरी जगह देखने की मांग करता है। कप्तान मान जाते हैं। धीरे धीरे वो उन्हें जहाज के ऊपर वाले हिस्सों में घुमाने लगते हैं, लेकिन इंजन रूम की सीधी तरफ ले जाने के बजाय एक लंबा चक्कर लेते हैं ताकि थोड़ा समय मिले। मुंह से ये बदलाव समझ जाता है। वो जहाज की बनावट देख लेता है और वो कप्तान को सीधा इंजन रूम ले जाने का आदेश देता है। कप्तान उसे चेतावनी देता है कि अंदर की जगह में ऑक्सीजन कम है और पानी की जरूरत पड़ेगी। किचन में एक क्रू मेंबर चुपके से छुपा हुआ है, सांस भी धीरे ले रहा है। पायरेट वहां से गुजरते हैं, उन्हें वो दिखाई नहीं देता। जैसे ही पायरेट इंजन रूम की तरफ बढ़ते हैं, वही छुपा हुआ क्रू मेंबर वॉकी टॉकी पर धीरे से खबर भेजता है कि वे आ रहे हैं। इंजन रूम में मौजूद लोग खुद को संभाल लेते हैं। जब पायरेट सील किए हुए दरवाजे तक पहुंचते हैं, उनमें से एक हथियार से कांच के पैनल पर वार करता है। टेम्पर्ड ग्लास टूटकर अंदर की तरफ उछलता है। एक पायरेट बुरी तरह घायल हो जाता है। जाल अपना काम कर चुका है। अब असली टकराव शुरू होता है। जहाज
के अंदर माइक चुपचाप पावर काट देता है। पूरे जहाज की लाइटें बंद हो जाती हैं। कप्तान मूसे से कहता है कि इस अंधेरे में वे किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे। क्रू इस जहाज के हर कोने को जानता है, पायलट नहीं। मूसे रुकने को तैयार नहीं। वो घायल पायलट को कप्तान के साथ छोड़ देता है और बाकी लोगों को आगे तलाश जारी रखने भेज देता है। खुद भी अंधेरे में ढूंढता रहता है। तभी पलटवार होता है। एक तेज शांत मूव में क्रू मूसे को काबू कर लेता है। उसे बांधकर एक सुरक्षित कमरे में बंद कर देते हैं। पहली बार जहाज पर चढ़ने के बाद से पायलट का नेता अब उनके कंट्रोल में नहीं है। बाकी पायलट में से नूर को जब ये पता चलता है तो वो बेकाबू हो जाता है। गुस्से में वो गलियारों में दौड़ता है और लगातार गोली चलाता है। क्रू तुरंत हालात समझ जाता है। मूसे को पकड़ लेना सुरक्षा नहीं देता, बल्कि बाकी लोगों को और खतरनाक बना देता है। कप्तान एक सौदा रखता है, $30,000 और एक लाइफ बोट ले जाओ और चले जाओ। कोई और रास्ता न होने की वजह से पायलट मान जाते हैं, लेकिन एक्सचेंज के समय हालात बिगड़ जाते हैं। जैसे ही मूसे को वापस उनके हवाले किया जाता है, वे अचानक कप्तान को भी पकड़ लेते हैं। सौदा कुछ ही सेकंड में टूट जाता है। पायलट जहाज से दूर हो जाते हैं। अब कप्तान उनका बंधक है। छोटी सी लाइफ बोट में मूसे कप्तान से शांत स्वर में बात करता है। वो अपनी योजना बताता है। वे उसे सोमालिया ले जाएंगे, फिरौती मांगेंगे। पैसा मिलते ही वो घर भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ नूर शांत नहीं है। वो गुस्से में है और हताश भी। घायल पायलट की हालत खराब होती जा रही है। कप्तान उसके घाव को थोड़ी बहुत दवा से संभालने की कोशिश करते हैं। उनके बीच की बातचीत धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। वक्त गुजरता है, खाना पानी खत्म होने लगता है। गर्मी असहनीय हो जाती है। नूर का गुस्सा खतरे में बदलने लगता है। अचानक हवा में सायरन बजता है। नेवी पास आ गई है। पहली बार कप्तान के चेहरे पर उम्मीद नजर आती है। बातचीत शुरू होती है। लाउडस्पीकर और रेडियो पर एक नेवी अफसर मूसे से सीधे बात करता है, शांत और नियंत्रित आवाज में। मूसे कहता है, वे आतंकवादी नहीं, बस मछुआरे हैं। अफसर सिर्फ इतना कहता है कि उन्हें सिर्फ कप्तान चाहिए। सुबह तक मूसे अपनी मांग रखता है, $10 मिलियन। अफसर बताता है कि इतना पैसा जुटाने में समय लगता है और वो लाइफ बोट में मौजूद लोगों के लिए पानी और खाना भेजने का ऑफर करता है। मूसे खामोश रहता है। दो छोटी नेवी बोट धीरे धीरे करीब आती हैं। अफसर कप्तान को दिखाने को कहता है। कप्तान सामने आता है। मूसे अचानक अपनी बात बदल देता है। वो कहता है कि हमें खाना पानी नहीं, सिर्फ पैसे चाहिए। बातचीत और तनावपूर्ण हो जाती। तभी घबराहट और गुस्से में नूर कप्तान के कान के पास से गोली चलाता है। आवाज पूरी समुंदर में गूंज जाती है। नेवी की बोटें तुरंत पीछे हट जाती हैं। सारी शांति फिर टूट जाती। अब टकराव सबसे खतरनाक मोड़ पर है। रात हो जाती है। कप्तान रिचर्ड धीरे से पूछता है कि वो टॉयलेट जा सकता है क्या। पायलट हिचकते हैं, फिर घायल आदमी को उसके साथ भेज देते हैं। किनारे आते ही कप्तान मौका पकड़ता है, घायल पायलट को धक्का देता है और अंधेरे पानी में कूद जाता है। कुछ सेकंड तक कोई नहीं समझ पाता कि कौन कौन है। लहरों और अंधेरे में सब गड़बड़ा जाता है। नेवी भी नजर खो देती है। दो शरीर पानी में छटपटा रहे होते हैं। तभी मुंह से कूदता है। वो कप्तान तक पहुंचता है और उसे पकड़कर वापस लाइफ बोट की तरफ सीट लेता है। भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है। कप्तान को वापस लाने पर नूर और उग्र हो जाता है। वो उसे मारता है। बाकी लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइफ बोट के अंदर हालात हाथ से निकल रहे हैं। इसी गड़बड़ी में नेवी तेजी से काम करती है। एक ट्रैकिंग डिवाइस लाइफ बोट पर लगा दिया जाता है। एक टो लाइन भी जोड़ दी जाती है। अब से लाइफ बोट शारीरिक रूप से नेवी के कंट्रोल में है। अंदर बैठे पायलट अभी ये समझ नहीं पाए हैं। मूसे का तनाव बढ़ने लगता है। वो कभी कप्तान पर बंदूक उठाता है, फिर वापस नीचे कर देता है। उसे अब अपने लोगों और हालात दोनों पर भरोसा नहीं रहा। रेडियो पर नेवी का नेगोशिएटर शांत आवाज में बात शुरू करता है। वो पायलट के बारे में एक एक जानकारी पढ़ता है, उनके लीडर, उनके गांव, उनके संपर्क। संदेश साफ है, वे सब पहचाने जा चुके हैं। अफसर कहता है कि पैसा संभव है, लेकिन उनमें से एक को हमारे साथ आना होगा। लंबी खामोशी के बाद मूसे मान जाता है। नेवी जहाज से तेज रोशनी चालू होती है। लाइफ बोट धीरे धीरे आगे खिंचती है। ऊपर 3 स्नाइपर टीमें अपनी पोजीशन सेट करती हैं। वे सिर्फ एक शर्त का इंतजार करते हैं, तीनों हथियारबंद लोग एक साथ साफ नजर आएं। रिचर्ड अपने परिवार के लिए एक छोटा नोट लिखने की कोशिश करता है ताकि घायल आदमी नूर को शक न होने दे, लेकिन नूर देख लेता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वो रिचर्ड को फिर मारता है। इस बार उसका इरादा साफ है। वो बंदूक उठाकर गोली चलाने की तैयारी करता है। ड्राइवर और घायल आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं। उसी समय नेवी नेगोशिएटर को रेडियो पर आवाजों में बदलाव सुनाई देता है। वो एक स्पष्ट आदेश देता है, जैसे ही तीनों दिखें फायर करो। नूर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि 3 गोलियां एक साथ चलती हैं। पल भर में तीनों हथियारबंद पायलट खत्म हो जाते हैं। लाइफ बोट शांत हो जाती है। कप्तान को नेवी जहाज पर ले जाया जाता है। मेडिकल स्टाफ उसे संभालता है, चोटों की जांच करता है और रूटीन टेस्ट शुरू करता है। कुछ मिनट तक वो शांत आवाज में जवाब देता रहता है। उसका टोन अभी भी कंट्रोल में है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अप्रैल 2009 में अमेरिकी कार्गो शिप मर्स्क अल्बामा इंडियन ओशन से एक सामान्य कमर्शियल यात्रा पर गुजर रहा था। जहाज पर कप्तान रिचर्ड फिलिप्स और अमेरिकी क्रू मौजूद थे। 8 अप्रैल 2009 को अब्दुवाली मूसे के नेतृत्व में 4 सोमाली पायलट एक स्पीड बोट से जहाज के पास पहुंचे। अमेरिका ने तुरंत नेवी जहाज भेजकर लाइफ बोट को ट्रैक करना शुरू किया।
अगले 3 दिन तक खुले समुद्र में तनाव भरा मुकाबला चलता रहा। 12 अप्रैल 2009 को बातचीत और पोजीशनिंग के बाद अमेरिकी स्नाइपर्स को कार्यवाही की अनुमति मिली। अब्दू अली मूसे को अमेरिकी अदालत ने दोषी पाया और 33 साल की सजा सुनाई। कप्तान रिचर्ड फिलिप्स गंभीर मानसिक सदमे के साथ घर लौटे, लेकिन बाद में उन्होंने इस घटना पर सार्वजनिक रूप से बात की। आज की कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये मूवी का है। हम सिर्फ कहानियां नहीं देखते, उन्हें महसूस करते हैं। आखिर तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में मिलते हैं।